प्रिय छात्र छात्राओं, आज आप लोगों के बीच प्रीवियस क्लास में जो हम लोगों ने पढ़े थे किसके बारे में, पुंकेसरों के बारे में। किसके बारे में? पुंकेसर के बारे में। आज हम लोग पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन के स्त्री जनन तंत्रों के बारे में और स्त्री केसर के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में? स्त्री जनन तंत्र और स्त्री केसर के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि पुंकेसर पुष्पी पौधों के क्या होते हैं? पुरुष जनन तंत्र होते हैं। क्या होते हैं? पुरुष जनन तंत्र होते हैं, जिसमें क्या होते हैं? पराग कण का निर्माण होता है। पुंकेसर में किसका निर्माण होता है? पराग कणों का निर्माण होता है। और स्त्री केसर में किसका निर्माण होता है? अंड सेल का निर्माण होता है। इन पुंकेसरों के बारे में हम लोग सभी को बारीकी से देख चुके हैं, जान चुके हैं। हम लोगों ने बढ़िया से देख लिया पुंकेसर के कितने टाइप होते हैं, कितने भाग होते हैं, क्या होते हैं, किस तरह से पराग का निर्माण होते हैं, इनको भी देख लिया। अब बात करते हैं स्त्री केसर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जायांग कहते हैं। क्या कहते हैं? जायांग कहते हैं। कहते हैं स्त्री केसर पुष्प का मादा जनन अंग होते हैं। क्या होते हैं? स्त्री केसर या फिर जायांग पुष्प का क्या होते हैं? मादा जनन अंग होते हैं। स्टार पॉइंट में इसको जो है कि हम लोग लिख सकते हैं। साथ ही साथ अगर पुष्प के स्त्री केसर की बात करूं, यह भी 3 भागों में बटे होते हैं। कितने भागों में बटे होते हैं? 3 भागों में बटे होते हैं। पहला बाबू क्या है? स्टिग्मा। और दूसरा है क्या बाबू? स्टिग्मा, जिसे क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र कहते हैं। वर्तिकाग्र पुष्प के स्त्री केसर का सबसे ऊपर वाला हिस्सा। पुष्प के स्त्री केसर का सबसे ऊपर वाला हिस्सा वर्तिकाग्र कहलाता है। जैसा कि आप यहाँ भी देख पा रहे हैं, यहाँ भी देख पा रहे हैं, ये पूरा का पूरा पुष्प का स्त्री केसर भाग है। क्या है? पूरा का पूरा पुष्प का स्त्री केसर भाग है। ये ऊपर वाला हिस्सा, ये जो आपको दिख रहा है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? वर्तिकाग्र कहेंगे। ठीक है। और ये बीच में क्या है? ये पुष्प का क्या है? डंठल वाला भाग, जो स्त्री केसर का डंठल वाला भाग होता है, उसे हम वर्तिका के नाम से जानते हैं। और उसके ठीक नीचे सबसे नीचे जो भाग होते हैं, गोल सा भाग, उसे हम लोग अंडाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। अंडाशय तथा वर्तिकाग्र के बीच के डंठल जो होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वर्तिका कहते हैं। और एक स्टार पॉइंट के लिए आप लोगों को मैं बता दूं कि बहुत से अंडक मिलकर के जायांग बनाते हैं, और जायांग पुष्प का क्या होता है? स्त्री केसर भाग होते हैं। ठीक। अब कहते हैं इस आधार पर बहुत से अंडकों के मिलने के बाद जो जायांग बनते हैं, और ये जायांग को अलग अलग रूपों में देखा जाए, मात्रा के अनुसार अगर देखा जाए, तो जब जायांग एक मात्र स्त्री केसर से बड़ा होता है, उसे हम लोग एक अंडपी जायांग कहते हैं। क्या कहते हैं? एक अंडपी कहते हैं। जब जायांग एक से अधिक स्त्री केसर से बड़ा होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? बहुअंडपी कहेंगे। ये स्टार के लिए मुख्य पॉइंट है। उनके बाद कहते हैं एक अंडपी 2 प्रकार के होते हैं, युक्तांडपी, उनके बाद युक्तांबटी। क्या पढ़ेंगे इसको? युक्तांबटी। क्या कहेंगे? और सामान्य तौर पर आप लोगों को मैं बता दूं, ये स्त्री केसर का वह भाग जो वर्तिकाग्र और वर्तिका, ये भाग जनन प्रक्रियाओं से पहले तक जो है कि पुष्प के जनन प्रक्रिया से पहले तक यह जो कि पूर्ण रूप में मदद करते हैं। वर्तिकाग्र पर पुष्प के पुंकेसर से परागकण जब निकल करके आते हैं, तो यहाँ पर आकर के बैठते हैं, और बैठने के बाद परागकणों से क्या होता है? एक विशेष प्रकार का रसायन स्रावित होता है, जिसके माध्यम से इसके अंदर पराग नलिका का निर्माण होता है। किसमें पराग नलिका का निर्माण होता है? वर्तिकाग्र में। इसमें वर्तिकाग्र में पराग नलिका का निर्माण होता है। और उस पराग नलिका के द्वारा यह पराग नलिका कहाँ जाकर के मिलता है? बीजाणु द्वार की ओर जाकर के। कहाँ जाकर के मिलता है? बीजाणु द्वार की ओर मिलता है। बीजाणु द्वार जो कि पुष्प का अंडाशय से जुड़ा वाला मुख्य द्वार के नाम से भी जानते हैं, मुख्य द्वार भी कहते हैं उसे।
बीजाणु द्वार को, और ये बीजाणु द्वार कोशिका के अंडाशय में होते हैं। कहाँ होते हैं? ठीक बीजाणु द्वार के समीप, बीजाणु द्वार के समीप क्या रहते हैं? बीजांडकाय, बीजाणु द्वार के समीप, उसके समीप भी ठीक बीजांड में उपस्थित भ्रूणपोष होते हैं। क्या होते हैं? भ्रूणपोष होते हैं। साथ ही साथ बीजाणु द्वार के अपोजिट साइड, कौन साइड? अपोजिट साइड निभाग पाए जाते हैं। अपोजिट साइड के भाग को क्या कहते हैं? निभाग कहते हैं। इस तरह से अगर देखा जाए पूरी इसकी जो ये पूरा का पूरा जो आपको बॉडी दिख रहा है, ये बीजांडकाय के रूप में जानते हैं। किस रूप में जानते हैं? बीजांडकाय के रूप में जानते हैं। और यही परिपक्व होकर के, निषेचित होकर के फल का रूप लेता है। किसका रूप लेता है? फल का रूप लेता है, जिसे हम लोग क्या करते हैं? खाने पीने में सेवन करते हैं, चाहे वो सब्जी के रूप में हो या फिर अमरूद के रूप में हो या फिर किसी भी रूप में हो। जो फल खाते हैं वो क्या खाते हैं? हम लोग ये खाते हैं, बीजांडकाय ही खाते हैं। क्या खाते हैं? बीजांडकाय खाते हैं। अब बात यह है कि पुष्प के स्त्री केसर के संपूर्ण भाग को तो हम लोग समझ गए। क्या किए? पुष्प के स्त्री केसर के संपूर्ण भाग को समझ गए। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि पुष्प के पुंकेसर में उपस्थित जो परागकोश होते हैं, परागकोश में कितने पाली होते हैं? 2 पाली होते हैं। कितने पाली होते हैं? 2 पाली होते हैं। और दोनों पालियों में से प्रत्येक पाली में से 2 क्या होते हैं? लघु बीजाणुधानी होते हैं। क्या होते हैं? लघु बीजाणुधानी होते हैं। लेकिन ठीक इसके जो बीजाणु द्वार होते हैं, उसके ठीक समीप जो बीजाणु होते हैं, उस बीजाणु में गुरु बीजाणु पाए जाते हैं। वहां पर लघु बीजाणु, यहाँ पर गुरु बीजाणु। अब कहते हैं गुरु बीजाणुओं में ही भ्रूण बनने का काम करता है। क्या बनता है? भ्रूण उपस्थित रहते हैं। वहीं पर पुष्प का क्या होता है? इसी में से भ्रूण को, ये जो भ्रूण जहाँ बनते हैं वहाँ उसके जो खोल होते हैं उसे भ्रूण खोल के रूप में जानते हैं, जिसके अंदर क्या पाए जाते हैं? गुरु बीजाणु पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? गुरु बीजाणु पाए जाते हैं। जब गुरु बीजाणु कोशिका मात्र कोशिका का काम करने लगती है, किसका बाबू? मात्र कोशिका का काम करने लगती है, तो ये मात्र कोशिका का काम करने के बाद ये अपने अंदर 1 से ये 4 कोशिका का निर्माण करते हैं। कितने कोशिका का निर्माण करते हैं? 4 कोशिका का निर्माण करते हैं। जिस 4 में से संपूर्ण रूप से 3 कोशिकाएं नष्ट हो जाते हैं। इन एक को पोषण देने में अपनी सारी क्षमता को जो है कि इसमें लगा देते हैं, एक में से, और वही एक पुनः विभाजित होकर के कितने बनाते हैं? 2 कोशिका का निर्माण करते हैं। कितने का? 2 कोशिका या फिर 2 केंद्रक का निर्माण करते हैं। किसका? और 2 केंद्रक, एक केंद्रक जो कि मुख्य द्वार की ओर चले जाते हैं और एक केंद्रक कहाँ चले जाते हैं? ये मुख्य द्वार इधर है और एक केंद्रक किधर चले जाता है? निभाग की ओर चले जाता है। अब वहां पर फिर से विभाजन करके वह 1 से कितने बनाते हैं? एक इधर एक उधर, तो ये एक कितना बनाते हैं? 2 कोशिका, ये 2 केंद्रक बनाते हैं। फिर वही 2 केंद्रक आगे चल करके वृद्धि करके विकास करके फिर ये 2 से कितने बनते हैं? 2 से 4 बनाते हैं। और 4 कहाँ? 4 निभाग की ओर और 4 मुख्य द्वार की ओर। इन 4 में से ऊपर से जो 4 होते हैं और नीचे के जो 4 होते हैं, इन दोनों के 4 में से एक कोशिका बीच की ओर ऊपर से निभाग की ओर से, एक केंद्रक या कोशिका निभाग के मुख्य द्वार से बीच की ओर, दोनों एक ऊपर से एक नीचे से, दोनों आकर के कहाँ आ जाते हैं? मिड में आ जाते हैं। मिड में आ जाने के बाद यह केंद्रक जो बनते हैं, यह केंद्रक द्वितीय केंद्रक के रूप में जाने जाते हैं। इस तरह से पुष्पी पौधों के अंड कोशिका में टोटल मिलाकर के कितने केंद्रक बन जाते हैं? टोटल 8 केंद्रक बनते हैं। कितने केंद्रक? अब कहिए 8 केंद्रक कैसे? तो 4 और 4, अगर यहाँ देखे तो 1 2 3 1 2 3 3 से 6, और इसके साथ कितने हैं यहाँ पर बीच में कितने हैं? बीच में 2 है। तो 2 6 2 कितना हो गया? 8 के अंदर। लेकिन कोशिका की बात करो तो कोशिका कितने होते हैं? 7 ही होते हैं।
कितने होते हैं? 7 ही होते हैं। एक कोशिका यहाँ पर, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा, छठा, सातवां, कितना है? 7 कोशिका होते हैं। उनमें से जो ये जो आपका जो मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार की और जो बीच वाला कोशिका होते हैं, क्या होते हैं? बीच वाला कोशिका होते हैं, उसे हम लोग अंड कोशिका के रूप में जानते हैं। किसके रूप में जानते हैं? अंड कोशिका के रूप में जानते हैं। और इसके पास जो दोनों सहायक, दोनों बगल कोशिका होते हैं, इसे हम लोग सहायक कोशिका के रूप में जानते हैं। इस तरह से यदि अगर बात करूं कि पुष्पी पौधों में युग्मक जनन कैसे होता है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और यहाँ से लेकर के फिर से यहाँ तक, ये सारे के सारे संपूर्ण क्रिया ये पुष्पी पौधों में युग्मक जनन, स्त्री युग्मक जनन का निर्माण क्रम कहलाता है। और इसी को आप लोग सरलता से क्या करेंगे? लिखने का प्रयास करेंगे। इनमें बहुत से ऑब्जेक्टिव आप लोगों के बीच में आपके मन में आया होगा, और उन सभी ऑब्जेक्टिव को मैं आशा करूंगा कि आप लोग अपने कॉपी और कलम से लिखने का प्रयास करेंगे और लिख करके नोट कर लेंगे। ठीक है, अलग अलग कर लेंगे। और साथ ही साथ एक क्वेश्चन के रूप में पुष्पी पौधों में गुरु बीजाणु धानी के अंदर गुरु बीजाणु जनन कैसे होता है, ये संपूर्ण विकास क्रम आप लोग खुद क्या करेंगे? कॉपी में लिखने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ अब मैं बता दूं कि जब प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने देखा कि स्त्री केसर, पुंकेसर से परागकणों का निर्माण, और अभी वर्तमान में आपने देखा कि स्त्री केसर में अंडसेल का निर्माण, अर्थात नर युग्मक एवं मादा युग्मक जब बन जाते हैं, क्या जाते हैं? जब बन जाते हैं। अब बचा क्या बाबू? फर्टिलाइजेशन। क्या बचा? निषेचन। तो जैसे ही नर के मतलब पुंकेसर के जो परागकण होते हैं इस वर्तिकाग्र पर आते हैं, तो इस पर विशेष प्रकार के रसायन स्रावित करते हैं, जो प्राग्नलिका का निर्माण करता है। प्राग्नलिका का निर्माण कर वह अपने अंदर के जो द्विगुणित अवस्था होते हैं, एक एन और दूसरा एन, दोनों आकर के एक ही साथ यहाँ पर मैं बना सकता हूँ। उसी तरीके से अब तो वृद्धि हो चुका है। यहाँ पर जो कोशिका होते हैं, मुख्य कोशिका से एक एन और दूसरा एन द्वितीय केंद्रक से, एक एन यहाँ से आकर के, इसके जो 2 एन है इसको हम यहाँ पर डायरेक्ट दिखा देते हैं। एक एन यहाँ से आकर के इससे मुख्य कोशिका जो अंड कोशिका के रूप में है इससे संयोग करता है, और दूसरा एन आकर के किससे? द्वितीय केंद्रक से संयोग करता है। इस तरह से जब एक ही साथ पुष्पी पौधों में 2 जगह एक ही टाइम में निषेचन होते हैं, तो इस निषेचन की क्रिया को हम लोग पुष्पी पौधों में दोहरा निषेचन के भी रूप में जानते हैं। ठीक है, तो दोहरा निषेचन हो गया। अब निषेचन के बाद जब निषेचित हो जाते हैं, तो ये जो पूरे के पूरे आप लोगों को जो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था, ये पशु का बीजांड का है। क्या है वो? ये पशु का बीजांड का जो बॉडी के रूप में रहता है, वो फल में परिणत हो जाते हैं, और उसके अंदर के जो केंद्रक सब होते हैं वो बीज में परिणत हो जाते हैं। इस संपूर्ण क्रिया तक पशु के कुछ ही पौधे ऐसे होते हैं जिसमें कि बाह्यदल पुंज और दलपुंज सहायता नहीं करते हैं, नहीं तो फल परिपक्व होने तक की संपूर्ण क्रिया में दलपुंज और बाह्यदल पुंज कुछ पौधों में क्या करते हैं? पूर्ण रूपेण सहायता प्रदान करते हैं। इस तरह से अगर देखा जाए तो संपूर्ण रूप से पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन क्लियर होता है। लेकिन इससे पहले याद रखिएगा, आपने जो प्रीवियस क्लास में पढ़ा है पुष्पी पौधों में परागकणों का, क्या पुष्पी पौधे के जो परागकणों के उसके क्या लाभ है, क्या हानि है, ये हमारे लिए किस तरह से मित्र और शत्रु दोनों है, इन सभी चीजों पर ध्यान दीजिएगा। और साथ ही साथ परागकणों से उत्पन्न परागकण किस रूप में हमारे लिए पोषक माध्यम का काम करती है, किस रूप में धावक इसको यूज करते हैं, क्यों करते हैं, किस रूप में रनर, खिलाड़ी आदि सब जो यूज करते हैं तो क्यों करते हैं, काहे करते हैं, इसमें क्या क्या पाए जाते हैं, इस कैटेगरी में कौन कौन से पौधे आते हैं जो कि इन्फेक्शन के लिए भी उत्तरदायी माने जाते हैं,
इन संपूर्ण चीज़ों को आप लोग नोट करके मुझे व्हाट्सएप या फिर इसी चैनल के माध्यम से भेजने का प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद।